कैटरैक्ट सर्जरी को कराने का लेटेस्ट तरीका क्या है, सबसे एडवांस्ड मशीन्स कौन सी हैं और उनके क्या एडवांटेजेस हैं अपने प्रीडिसेसर्स यानी उससे पहले के मशीन्स पर। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स नई दिल्ली से करी है और आज है हमारा डे 12 ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी डायरीज, जिसमें हम ऐसी 30 बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको सफेद मोतिया या कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि 2024 में कैटरैक्ट सर्जरी को कराने का लेटेस्ट तरीका क्या है, सबसे एडवांस्ड मशीन्स कौन सी हैं और उनके क्या एडवांटेजेस हैं अपने प्रीडिसेसर्स यानी उससे पहले के मशीन्स पर। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि आज की डेट में आप लोगों ने सुना ही है, रोबोटिक सर्जरी बहुत ज्यादा अपकमिंग है। रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा रोल कैटरैक्ट सर्जरी में है और काफी ज्यादा समय से किया जा रहा है इस्तेमाल। आज की तारीख में तो घुटना बदलना हो या हर्निया का ऑपरेशन हो या ब्रेन की न्यूरो सर्जरी हो, छोटे से बड़े तक सारे ऑपरेशंस अब रोबोटिक्स के जरिए करे जाते हैं। रोबोटिक्स का फायदा ये होता है कि इसमें जो मैनिपुलेशन है यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर हम खींचतान कर रहे हैं ऑपरेशन के दौरान, वो बहुत ही कम होती है क्योंकि रोबोट बहुत ही सटीक मूवमेंट्स करता है। इसलिए सर्जरी के बाद रिकवरी फास्ट होती है, जल्दी से हीलिंग हो जाती है और पेन वगैरह पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कम होता है। इसके अलावा कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जिनकी एक्सेस यानी जहां तक पहुंचने में हमें मैनुअल सर्जरीज करने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि रोबोटिक्स बहुत इजीली उस काम को कर पाता है। यही एनालॉजी अगर हम यूज करें, इसी समानता को देखते हुए अगर हम कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ भी रोबोटिक सर्जरी जो है वो बहुत ही ज्यादा सटीक और सेफ होती है और इसकी रिकवरी काफी ज्यादा स्विफ्टली हो पाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंख एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है और इसमें हम कोई भी कट वगैरह जब लगाते हैं तो उसके वजह से आंख में सूजन पैदा होती है और सूजन का जो रिस्पॉन्स है वो लाली, चुभन, पानी आना, रोशनी की चौंध लगना, ये सब चीजों के तरह से महसूस देता है। जब हम ऐसा कट लगाएंगे आंख पे जो बिना ब्लेड के लगा है, तो वो इतना ज्यादा फाइन और प्रिसाइज होता है कि वो बहुत ही जल्दी भर जाता है, सील हो जाता है और कम सूजन पैदा करता है, जिस वजह से रोबोटिक सर्जरी के बाद नजर की रिकवरी बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है और सूजन वगैरह की प्रॉब्लम्स मिनिमम रहती है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि रोबोटिक्स ना करते हुए अगर दूसरा कंपैरिजन करें इससे पहले की जनरेशन, तो वो है फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी। अब फेको इमल्सिफिकेशन और रोबोटिक सर्जरी में कुछ फर्क है। ये फर्क बेसिकली ऑपरेशन की सटीकता, प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे डिफरेंस पैदा करते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी के अंदर हम आंखों में सुन्न करने की बूंदें डालते हैं, उसके बाद पेशेंट को माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसको हम दूरबीन कहते हैं, उसके नीचे लेटाते हैं और वहां पर हम ब्लेड से आंख के अंदर एक छोटा सा कट लगाते हैं। इस कट के जरिए हम कई सारे औजार आंख के अंदर डालते हैं और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के सारे स्टेप्स को अपने हाथों से परफॉर्म करते हैं। ये टेक्निक कैटरैक्ट सर्जरी की स्टैंडर्ड टेक्निक है। करीब 28-29 साल पहले इस टेक्निक का पॉपुलराइजेशन हुआ, यानी कि ये काफी कॉमनली करी जाने लगी और तब से ये टेक्निक एक गो टू टेक्निक है, यानी कि इसको हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर मानते हैं।
2011 के आसपास आई रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी, जिसने फेको इमल्सिफिकेशन की सेफ्टी को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया, सटीकता को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया और ऑपरेशन के बाद लेंस की जो फाइनल पोजीशन है उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट कर दिया, सटीक कर दिया, जिससे कि ऑपरेशन के बाद आने वाले चश्मे के नंबर बहुत ही कम होने लगे और प्रीमियम लेंसेज जो होते हैं जैसे कि सिलिंड्रिकल पावर के लेंसेज, टोरिक लेंसेज जिनको बोलते हैं, या मल्टीफोकल लेंसेज, इनके अंदर लेंस की पोजीशन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होने लग गई क्योंकि ये रोबोट के थ्रू परफॉर्म करी जा रही है सर्जरी। अब रोबोटिक्स में क्या फर्क होता है फेको इमल्सिफिकेशन से? वहां हमने एक कट लगाया ब्लेड से, यहां लेजर की मशीन, रोबोटिक मशीन जो है वो काम करेगी, कट लगाने का काम लेजर की किरणों से होगा जो हमें दिखाई भी नहीं देगा। मोतियाबिंद को घोलने का काम, लेंस डालने की जगह बनाने का काम, ये सारे मेजर स्टेप्स सर्जरी के हाथ से नहीं किए जाएंगे, नोकीले इंस्ट्रूमेंट से नहीं किए जाएंगे, ये लेजर की किरणों से रोबोट द्वारा करे जाएंगे और रोबोटिक सर्जन मशीन को कंट्रोल करेगा। इससे फाइनल लेंस की पोजीशन और सर्जरी का आउटकम ज्यादा सटीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रोबोटिक्स में क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं। देखिए, हमारे सेंटर में, इस रूप नेत्रालय सेंटर में जो कि मेरठ में है, 2011 में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। 2011 में जो सबसे पहली पॉपुलर मशीन थी वो थी एल्कॉन कंपनी की लेंसेक्स, जो फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी को इंडिया में पॉपुलरली लेकर आई। शुरुआत में ही शुरू की जो पहली 2-3 मशीन्स थी उनमें से एक मशीन इस सेंटर में लगी और तब से इस सेंटर की रोबोटिक जर्नी स्टार्ट हुई। रोबोटिक्स के मामले में हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर रूप बहुत ही ज्यादा फेमस और पायनियरिंग सर्जन माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस समय पर रोबोटिक्स में इनोवेशंस किए जिस समय लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध ही नहीं थी। यहां तक कि कुछ बड़े बड़े अस्पताल जैसे कि एम्स, मेदांता वगैरह में भी ये मशीन्स बाद में आई। अब अगर हम बात करें कि 14 साल में क्या ये टेक्नोलॉजी वैसी की वैसी ही है, क्या इसमें कोई अपग्रेडेशंस नहीं हुए हैं? हम लोग चश्मा हटाने की मशीन्स के बारे में तो बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं कि 5 साल पहले ये मशीन थी, 2 साल पहले ये मशीन आई, आज की तारीख में ये मशीन आई, इसमें ये फर्क है। लेकिन हम रोबोटिक लेजर सर्जरी के बारे में बिल्कुल भी ऐसा डिस्कशन नहीं करते, जबकि रोबोटिक्स में भी काफी एडवांसमेंट्स हुए हैं। देखिए, जब लेंसेक्स मशीन आई थी तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन कहा जाता था, लेकिन उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो फर्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जिसके अंदर की कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे फीचर्स थे जो वो मशीन कर पाती थी। काफी सारा काम लेकिन मैनुअली ही किया जाता था। अब जो मशीन है, लेटेस्ट जो रोबोटिक मशीन है कैटरेक्ट सर्जरी करने की, वो है फेम्टो LDV Z8। ये स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है जिसको जीमर कहा जाता है। एंड इस मशीन की खूबियां ये हैं कि ये लेटेस्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रीटमेंट करती है, जिसके अंदर की हमें एक बड़ी सी बल्कि मशीन के बजाय एक लेजर आर्म से ही आंख को अटैच करना पड़ता है, जो पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। उसका चेहरा ढकता नहीं है, उसको बड़ी मशीन के नीचे नहीं लेटना पड़ता। इससे हमारे पेशेंट ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सर्जरी के दौरान अगर गर्दन की कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो वो भी मैटर नहीं करती, क्योंकि किसी भी पोजीशन में इस लेजर आर्म को डॉक किया जा सकता है। लेजर आर्म डॉक होने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली सारे पैरामीटर्स को एनालाइज और डिटेक्ट करती है, और कहां पर कट लगाना है, कितने साइज का कट होगा, रेक्सिस का साइज, क्या पोजीशन होगी सर्कुलर कट की, लेंस को कितने भागों में तोड़ना है, कितना घोलना है, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें मशीन ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लेती है। हमें अपने हाथ से मशीन को ऑपरेट मिनिमम करना पड़ता है, ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जाहिर सी बात है
कि ये लेटेस्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन होने के बाद चीजें काफी ज्यादा ऑटोमेट हो गई हैं। ये मशीन में एक और खूबी है जो कंपेयर टू लेंसेज या ऐसे ही पुराने मशीन्स जो कैटलिस्ट या बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में बेटर है, वो है इसकी स्मूथनेस ऑफ कट। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि अब फेम्टोसेकंड लेजर जो है वो लो एनर्जी ओवरलैपिंग स्पॉट्स पे मूव कर चुका है। इसको नेक्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल सर्जरी, नेक्स्ट जनरेशन फेम्टोसेकंड लेजर करके काफी ज्यादा पॉपुलरली जाना जाता है। लेकिन क्या कैटरैक्ट में भी ऐसा ही कोई इंप्रूवमेंट हुआ है? जी हां, फेम्टो LDV Z8 इस बात में बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट ला चुकी है कि अब फेम्टो लेजर का जो कट है वो कंटिन्यूअस और स्मूथ होता है। जो फर्स्ट जनरेशन रोबोट था उसके अंदर जो लेजर स्पॉट्स होते थे वो नॉन ओवरलैपिंग होते थे। जैसे एक पोस्टल स्टैंप में एक छेद बना होता है जिसमें एक छेद दूसरे छेद से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इस तरह से लेजर स्पॉट्स डाले जाते थे। और इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि जब हमें इंसिजन्स को खोलना होता था या जैसे रेक्सिस जो कि एक कंटिन्यूअस कट होना चाहिए वो बनाया जाता था, तो उसमें कभी कभी रैगेड एजेस रह जाते थे। तो जब हम रेक्सिस को रिमूव करते थे तो वो एक कट से दूसरे कट में ऐसे जाती थी। ऐसे में उसका इधर उधर चले जाने का खतरा बचता था। लेकिन अब जो लेटेस्ट जनरेशन जीमर Z8 फेम्टो LDV है उसके अंदर कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग स्पॉट्स होने की वजह से जो ये कट होता है ये बिल्कुल ही स्मूथ होता है और इसमें बाहर भागने का या ऐसे इरेटिक कट लग जाने का कोई खतरा नहीं होता। आप देख सकते हैं कि अगर तुलना करी जाए, ये लेटेस्ट स्टडी है जिसमें सारे तरह के लेजर्स को कंपेयर किया गया है और इसमें अगर हम देखें तो ये नॉर्मल, अगर हम किसी रेक्सिस को या लेंस के थैले को अगर हम मैनुअली फाड़ें, चीरें, तो जिस तरह से स्मूथ कट लगता है उसी तरीके का कट फेम्टो LDV Z8 में भी लगता है। ये स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हुई है, यानी कि डिफरेंट लेजर्स और मैनुअल कट को फेम्टो LDV Z8 के कट से कंपेयर किया गया अंडर अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और वहां से ये स्टडी करी गई है कि ये कट इक्वली स्मूथ है, जबकि बाकी सारे पुराने जनरेशन्स के जो लेजर्स हैं उन सबके कट्स में रैगेड एजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इस वजह से ये लेटेस्ट जनरेशन कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग स्पॉट्स विद लो एनर्जी फेम्टोसेकंड लेजर एक अपने आप में नेक्स्ट जनरेशन कैटरैक्ट सर्जरी रोबोट है। इससे ज्यादा सेफ और सटीक तरीका मोतियाबिंद को हटाने का नहीं है। ईयर 2022 में हमारे सेंटर में ये अपग्रेडेशन हुआ और अब हम इसी लेटेस्ट जनरेशन रोबोट को इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। जाने से पहले एक और मैं छोटी सी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक छोटे से एग्जाम्पल से, कि ये रोबोटिक सर्जरी आखिर इतनी असरदार क्यों है। तो हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज है। आप इमेजिन करें, आपको यहां पर इस क्रॉस के अराउंड 3 सर्कल्स बनाने हैं। तीनों क्रॉस के अराउंड 3 सर्कल्स बनाने हैं जो इक्वल साइज, इक्वल शेप, यानी कि इक्वल डायमीटर और परफेक्टली सर्कुलर और इस क्रॉस के अराउंड सेंटर्ड होने चाहिए। चलिए मैं बना के कोशिश करता हूं। तो ये मैंने 3 सर्कल्स बनाए हैं। क्योंकि मैं काफी ज्यादा कैटरैक्ट सर्जरीज करता हूं जिसमें हमें ऐसे सर्कुलर कट्स लगाने होते हैं, तो ये फिर भी काफी फेयरली अच्छे हैं। पर यही चीज अगर हम रोबोट से करें तो ये परफेक्टली साइज्ड, परफेक्टली सेंटर्ड और एग्जैक्टली सर्कुलर होंगे। ये फर्क है एक इंसान के हाथ का और एक रोबोट का, और ये ही फर्क अल्टीमेटली हमारे आंख में डलने वाले लेंस की
फाइनल पोजीशन का फर्क है। इसीलिए रोबोटिक सर्जरी का प्रिसीजन ह्यूमन हैंड कभी मैच नहीं कर सकता। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा और इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे बाकी वीडियोस को जरूर देखें। जानें क्या है कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में लेटेस्ट ऐसी 30 बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। थैंक यू।